नमस्कार, डबल चेक में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम यानी कि ओएसएम, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जिससे चीजों को आसान हो जाना चाहिए था। लेकिन आसान तो छोड़िए, रिकॉर्ड मात्रा में छात्रों को अब अपना भविष्य अंधकार में दिखता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक स्कीम को जो बताया जाता है कि बहुत अच्छी है, मार्किंग को सुधारती है, 12th बोर्ड को सुधारती है, जल्दी से सारी चीजें होंगी, इफेक्टिवली होंगी, उसमें ब्लर आंसर शीट्स अपलोड हो गई, गलत आंसर शीट्स अपलोड हो गई, जिसकी है भी नहीं उसको मार्किंग हो रही है। खबरें आ रही हैं जबरदस्ती जल्दी से मार्किंग करके खत्म कर दिया है, खाना पूर्ति की है। और ये सब मामले अब इतने ज्यादा सामने आ रहे हैं कि 18 लाख छात्रों में 11.3 लाख कॉपियां ऑलरेडी रीवैल्यूएशन और स्कैनिंग दिखाने के लिए उसकी अर्जी आ चुकी है। ये बहुत सारे केसेस जेन्युइन है, बहुत क्या सारे केसेस लगभग जेन्युइन है। एक प्रयास ये भी हुआ कि ऐसे केसेस जो उजागर कर रहे हैं उनको पाकिस्तानी बोलने का, लेकिन ये तकलीफ कितनी ज्यादा इन छात्रों को हो रही है और सीबीएसई जैसी प्रतिष्ठित संस्थान कैसे इतनी बड़ी गड़बड़ कर रही है, ये उसका जीता जागता नमूना है। एक वकील हैं जो अब इन छात्रों के मुकदमे लड़ रहे हैं और सीबीएसई को नोटिस भेज करके शिक्षा मंत्रालय को भी अदालत में घसीट सकते हैं। वो अब हमारे साथ हैं। विनीत जिंदल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत डबल चेक में हमसे बात करने के लिए। नमस्कार संकेत जी। विनीत जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम जरा सा आप मुझे समझाएं। मैं अभी भी अखबार पढ़ करके सिर्फ एक अंदाजा ही लग सकता है, लेकिन क्योंकि अब आप डायरेक्टली छात्रों से, उनके अभिभावकों से बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम बताइए। टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम संकेत जी, मैं साफ कहूंगा कि ये बात सिर्फ एक मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने की नहीं है। वो इंट्रोड्यूस करने के लिए कैसे लाया गया, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया, उसका सर्कुलर आप देखिए। फैब में जब एग्जाम हो गए तब आप उसका सर्कुलर देते हैं। तो सिस्टम जो है वो सिस्टम साफ बताता है कि कहीं ना कहीं इस नए सिस्टम को लाने के लिए बहुत जल्दबाजी की गई, जबकि एक पहले एक छोटे स्केल पे इसको करना चाहिए था, चेक करना चाहिए था। ऐसा कुछ चेक नहीं हुआ। मैंने अभी 2-3 जगह देखा भी, एक जजमेंट भी मैंने अभी देखा कि इसी प्रकार का सिस्टम जो है वो एक स्टेट में लागू किया गया था, जिसको कैंसिल किया गया उसके बाद। तो इस तरीके की चीजें जो है बिल्कुल साफ बताती हैं कि दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ द सिस्टम। और मुझे नहीं पता कि ऐसी जल्दबाजी क्या थी, जब इतने सालों से एक मैनुअल चेकिंग चल रही है। और आप अगर बात करते हैं इंट्रोड्यूस करने की ऑन स्क्रीन मार्किंग को भी, तो जिस तरीके के मैंने बहुत सारे, मेरे पास 60 से ज़्यादा अब तक ईमेल जो है बच्चों के आ चुके हैं विद एविडेंसेस कि उनको किस तरीके की प्रॉब्लम है। सबकी अपनी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। उसके अंदर जब आप देखते हैं जो स्कैन कॉपीज बच्चों को दी गई हैं, उसकी क्वालिटी अगर आप देखेंगे तो मैं हैरान हूं कि इतने बड़े स्केल पर उस कौन सी ऐसी मशीन यूज की गई, कितनी खराब मशीन होगी, या स्कैनिंग करने वाले कितने अनप्रोफेशनल लोग थे, और वो पेपर चेक हुए कैसे। और बड़ी आश्चर्य की बात है संकेत जी कि मुझे तो ये विश्वास नहीं हो रहा कि जो टीचर इन पेपर्स को चेक कर रहे थे या देख रहे थे, उन्होंने क्या किसी एक व्यक्ति ने भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। तो ये मेरी समझ से बाहर है। मेरे से 2 टीचर्स से मेरी बात हुई, जो एग्जामिनेशन इंचार्ज, जो कि जब पेपर चेक होता है तो उस तो सेंटर का एग्जामिनेशन इंचार्ज होता है, चेकिंग इंचार्ज होता है, वो उनमें से एक टीचर जो थी वो एग्जाम चेकिंग इंचार्ज थी। वो बताती हैं कि हम लोगों ने इस चीज को लेकर आगे जो है वो कंप्लेंट्स की, रिटर्न में नहीं, वर्बल की, क्योंकि हमें कहा गया कि आप रिटर्न में मत लिखिए, हम लोग इसको देख रहे हैं, हम इसको ठीक करेंगे या हम इसके लिए कुछ करेंगे। पर उसके बाद कुछ किया नहीं गई। तो साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर होगा या क्या रीजन था इस तरीके का फेलियर जो है बच्चों के भविष्य से, मैं कहूँ साफ साफ के खेलने वाली बात, और इतनी जल्दबाजी में इस चीज को लाया गया। तो दिस इज टोटल डिजास्टर। और जो लॉस मैंने, संकेत जी, बहुत दुखद है। अभी आपके चैनल पे आने से पहले एक व्यक्ति का मैसेज मेरे पास वॉइस नोट आया, और उसका सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हम लोग सब बात कर रहे हैं जिन बच्चों की कॉपीज मिल गई, जिन बच्चों को नहीं मिली, या जिन बच्चों की कॉपीज मिसमैच हो गई या गुम हो गई। उन बच्चों का क्या जिन बच्चों ने ऑब्जेक्शन रेज ही नहीं किया। जो बच्चे ये मान के कि देखिए ये मेंबर मेरे आ गए, ठीक है, मतलब यही आए होंगे, ऐसा सोच के जो बच्चे बैठ गए, क्या उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं है?
तो उस पेरेंट ने मुझसे यही पूछा कि सर हम लोगों का क्या, जिन लोगों ने ये सोचा, क्योंकि अब विंडो तो बंद हो गई, सरकार ने, सीबीएसई ने एक एक दिन, भाई आपने सवाल बहुत सारे हैं, और मैंने लिखा है, जो नोटिस मैंने दिया उसके बाद मैंने एक मेल किया है अभी सीबीएसई को कि आपको जरूरत क्या थी कि आप एक एक दिन बढ़ा रहे थे, क्यों नहीं आपने एक सीधा कहा कि भाई 23 तारीख तक आपका पोर्टल नहीं चल रहा तो अब हम 26 तारीख तक पोर्टल चलाएंगे। एक दिन में आपने क्यों नहीं बोला, आपने ऐसा क्यों किया कि रोज एक नोटिस निकाला? आपने बच्चों को एक मेंटल स्ट्रेस दिया उस समय पे जब बच्चों ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपरेशन करनी थी। मतलब एक शेड्यूल तक आप नहीं, आप रिलीज नहीं कर पा रहे कि आपका रीएवल्यूशन कब शुरू होगा, आप कब उसका जो जो डाटा आएगा वो कब तक आप अपलोड करेंगे। आप कहीं ना कहीं लगातार एक गलती के बाद दूसरी गलती कर रहे हैं, दूसरी के बाद तीसरी कर रहे हैं, और उसकी वजह से नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान इस देश के एक एक बच्चे का, जो 17 लाख बच्चे जिन्होंने जो एग्जामिनेशन सीबीएसई का दिया है, सब बच्चों को आप नुकसान कर रहे हैं। नहीं तो सिस्टम अकाउंटेबल क्यों नहीं है विनीत जी? आपने क्या पाया है, आपने क्या पाया है कि ये क्यों हुआ? क्या ये जल्दबाजी में ओएसएम सिस्टम, ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम लागू करने की वजह से हुआ है? ये एक सीबीएसई, एक बहुत प्रतिष्ठित संस्थान, हम सब सीबीएसई स्कूल से पढ़े हुए हैं, हम सब ने इम्तिहान दिए हैं 10वीं के 12वीं के। इस तरीके की प्रॉब्लम तो कभी नहीं आई कि जब री इवैल्यूएशन के जो शिकायतें हैं उसमें 208% का इजाफा हो जाए। 208%, आप समझ रहे हैं, डबल से भी ज्यादा। और अभी कितने सारे, जैसा आपने बोला कि ऐसे केस होंगे जो, जिन लोगों ने मान लिया होगा कि भाई चलो अब ठीक है, कौन लड़े इस सिस्टम से। विनीत जी, कितना जरूरी है इस सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जो आप नोटिस भेज रहे हैं और अदालत में ले जा रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए संकेत जी, सबसे पहला ये कि हम लोगों ने पहले इस बारे में बात की कि हम लोग इसमें एक पीआईएल के लिए जाएं, पर प्रॉब्लम ये थी कि बहुत डिफरेंट इश्यूज जो हैं इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हुए, और ये मुझे लगता है कि वो अप्रोप्रिएट टाइम नहीं है जहाँ पे हम कैंसिलेशन ऑफ उस सर्कुलर का मांगे या री एग्जामिनेशन की बात करें, उससे बच्चों का और ज़्यादा नुकसान होगा। और ऐसे बहुत सारे बच्चों से मेरी बात हुई और मैंने उनसे ये डिस्कस भी किया कि क्या हम लोग री एग्जामिनेशन की बात कर सकते हैं। उसमें बच्चों का एक बहुत बड़ा रीजन जो है, वो बहुत वैलिड रीजन भी है कि हम लोग अब तैयारी करेंगे अपने आने वाले एग्जाम की, या हम दोबारा से एग्जाम देने की बात करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी जो है इस पूरे, क्योंकि ये मामला संकेत जी, विश्वास मानिए कि ऐसे समय पे है कि ना आगे खाई और वो कुएं वाली बात जो है, पीछे कुआं और आगे खाई वाली जो बात है, वो वाली बात है। और इस समय पे आप चाहें ना चाहें, आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ से जो बेस्ट आप कर सकते हैं चीजों को ठीक करने के लिए, वो करने की जरूरत है। और दुखद ये है कि सीबीएसई के रीजनल डायरेक्टर के, मैंने एक एजेंसी ने एक वीडियो अभी ट्वीट किया था, वो मैंने देखा, और वो बड़ा साफ बोल रहे थे, बड़े इजीली कंफर्टेबली बैठ के, कि देखिए बच्चों ने जितना लिखा था उनको उतना नंबर मिल गया, तो गलत क्या हो? अरे भाई, आपके सामने है, आपने माना, बच्चों की शीट तक आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे उनको, और आप इतनी मतलब मैं कहूँ बेशर्मी से, आप कहीं भी बैठ के आप इतनी बेशर्मी के साथ ये कैसे बोल सकते हैं? आपको अकाउंटेबल होना पड़ेगा। और इसके लिए संकेत जी, मैं आपके चैनल से भी बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल हम लोग इसके लिए तैयार हैं। जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल, चाहे दिल्ली हाई कोर्ट जाना हो या सुप्रीम कोर्ट जाना हो, वी विल फाइल अ पिटीशन अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर थिंग। और मेरा मानना यह है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं कि जो बच्चे, जिन बच्चों को मैं खुद से लड़के किसी भी तरीके से कोई रिलीफ दिला पाऊं, तो बिल्कुल कोशिश रहेगी मेरी। और मैं कोई पैसा किसी से भी इस पूरे जो मामला है कोई चार्ज नहीं कर रहा। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी लिखा है, जो लोग मेरे से कनेक्ट हुए हैं, मैंने अब तक 5 लीगल नोटिस जो है वो सीबीएसई को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को, क्योंकि सबके अलग अलग इश्यूज हैं, तो उनको लेकर मैंने भेजे हैं। मोक्ष यादव बच्चा है एक, जिसका पेपर जो है वो पेपर उसका है ही नहीं, वो उसको दे दिया गया। जो अभी पहले एक वेदांत का जो इंसिडेंट हुआ था, वेदांत वाले मामले में लगातार उससे मैं कनेक्ट में रहा, उसको पूरा बताया गया कि किस तरीके से करने की जरूरत है, और विद गॉड ग्रेस कि हम लोग उसमें सक्सेस रहे, उनको एटलीस्ट उसका पेपर तो मिला। तो ये अब 2-3 ऐसे नए मामले मेरे पास आए हैं जिसके अंदर बच्चों के पेपर ही उनको प्रोवाइड नहीं कराए गए, किसी और के पेपर प्रोवाइड करा गए। अब यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि भाई जो बच्चों के पेपर आपने प्रोवाइड नहीं कराए वो तो आप ढूंढ ढांड के ला देंगे, लेकिन उनके बच्चे कहाँ, उनके बच्चों के पेपर गए कहाँ, किस और बच्चे के पास उनके पेपर गए? अब उसको कौन वेरीफाई करेगा? क्या आप उस बच्चे के नंबर काट लेंगे जिस बच्चे का पेपर आपने वहां लगा के उसको एक्स्ट्रा नंबर दे दिए? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं और ये ऐसा लैक्यूना है
संकेत जी, जिसको मैं कहता हूं कि सीबीएसई या एजुकेशन मिनिस्ट्री चाहकर भी अब इसकी भरपाई नहीं कर सकती। अब मामला सिर्फ इतना है कि आप जितना ज्यादा आगे जाकर जिन बच्चों ने अप्लाई किया है उनको आप जल्द से जल्द एक शेड्यूल उनके हाथ में कम से कम दें सबसे पहले, जो मुझे लगता है कि आप इस तारीख तक ये करेंगे, इस तारीख तक ये करेंगे और इस तारीख तक ये करेंगे। विनीत जी, ये तो टूटा हुआ सिस्टम है ना, ये तो कोई बहुत प्रभावी समाधान नहीं हुआ। ये तो बहुत ही एकदम ब्रोकन सिस्टम है कि भाई जो जितनी पकड़ी गई उतना किसी तरीके से लीपापोती कर दो, जो ढका हुआ है वो ढका ही रहे। ऐसे तो विश्वास नहीं बनेगा सिस्टम में। और सीबीएसई पे विश्वास होना, ये सदियों से एक विश्वास चला आ रहा है। इतनी नहीं होती थी गड़बड़ सीबीएसई में कभी भी जितनी इस बार इस ओएसएम की वजह से हुई है। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, देखिए ये सारे आंसर्स बच्चों ने हाथ से लिखे हैं, तभी तो वो स्कैन होकर के सिस्टम में डला है, ठीक है। इसका मतलब फिजिकली ये कॉपीज अभी भी उपलब्ध होंगी, जलाई नहीं गई होंगी, कहीं तो रखी होंगी। सिर्फ इस साल के लिए उस विश्वास को दोबारा जगाने के लिए वो हाथ से लिखी गई कॉपीज का री इवैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकता? मैनुअल री इवैल्यूएशन बाद में आप अपने ओएसएम सिस्टम को सुधार करके अगले साल से लागू कर सकते हैं। इस बार जो आनन फानन में लागू किया उसका क्या परिणाम आया है हम लोगों ने देख लिया। फिजिकल री इवैल्यूएशन क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल बिल्कुल संकेत जी, इसमें दो इश्यूज जो है, जो बिल्कुल आपने जो कहा उस बारे में भी हम लोगों ने बहुत सोचा है और ये ऑप्शन है, लेकिन उसमें भी बच्चों की एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी है कि 2 जून से आप देखेंगे, 2 जून से मुझे लगता है कि जी का जो है वो काउंसलिंग शुरू होने वाला है। उसके अलावा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज के हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी हैं। एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी जल्दी और बहुत से कॉलेज जो है एडमिशन ले रहे हैं ऑलरेडी। साथ साथ जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं, मेरे पास एक चेन्नई के एक बच्चे के फादर का फोन आया कि जी मेरे बच्चे के 87% है और यूके की किंग यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हो गया, लेकिन सिंगापुर की जो यूनिवर्सिटी है वो अबव 90% मार्क्स पे आपको स्कॉलरशिप भी देती है और अच्छी यूनिवर्सिटी जो है वो स्कॉलरशिप भी देती है और आपको एंटर। तो मेरा प्रेफरेंस सिंगापुर था, लेकिन मुझे पेपर अब तक नहीं मिला। मतलब उसकी जो आंसर शीट थी वो उसको अब तक प्रोवाइड ही नहीं कराई गई, जबकि उसको 4 दिन अप्लाई किए हुए हो चुके हैं। तो मैं कैसे उसको एवेल्यूएट करूं और कैसे, और वो उसका कहना ये है कि मेरा पक्का विश्वास है कि मेरे बच्चे के जो मार्क्स हैं वो 92 या 93% तक बढ़ जाएंगे अगर उसको ये सारी आंसर शीट मिलती हैं। लेकिन आंसर शीट आज तक नहीं मिली और आज गवर्नमेंट ने जो सीबीएसई जो नोटिफिकेशन है वो कहता है कि आज उनको आंसर शीट मिलेंगी। आपने कहा ब्रोकन सिस्टम है, बिल्कुल आपकी बात मैं मानता हूं, ब्रोकन सिस्टम है और इस ब्रोकन सिस्टम का इस समय पे जो ये समय हुआ वहां कुछ नहीं हो सकता। उसका कारण आपको बताता हूं कि जो आप कह रहे हैं सभी आंसर शीट का री एवल्यूएशन करना या रीचेकिंग कराना मैनुअली, ये इस समय पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे की जो प्रक्रिया है, चाहे वो कॉलेज यूनिवर्सिटीज के एडमिशन हो, चाहे बच्चों ने बाहर जाना हो, वो सब ऑलरेडी प्रोसेस में आ चुका है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी गलती जो एक लेटर मैंने लिखा है और अभी नहीं तो कौन सा बच्चों को तैयारी करनी है, मैं ये थोड़ी कह रहा हूं बच्चे दोबारा से इम्तिहान लिखें, वो अपना करते रहें। ये रीइवैल्यूएशन एक समयबद्ध तरीके से, अभी देखिए आज क्या है, आज 27 मई है, एक समयबद्ध तरीके से 5 दिन 6 दिन इसमें आप तय करके, क्योंकि पुराने सिस्टम से इवैल्यूएटर्स पूरी तरीके से मेंटली तैयार हैं। ये ओएसएम में नौसिखिए हैं ना, आधे से ज्यादा को प्रशिक्षण में फेल हो गए, वो उनको आता ही नहीं है कंप्यूटर चलाना। फिजिक्स और मैथ्स में सबसे ज्यादा मार पड़ी इन इवैल्यूएटर्स को, क्योंकि उन्हीं के आंखों में दर्द होने लगा। और दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें बहुत सारे इवैल्यूएटर्स ये बोल रहे हैं कि भाई ब्लर कॉपी थी, लेकिन वो हमें फिर बाद में सिस्टम और ये सब उलझने के बजाय हमने ब्लर कॉपी ही चेक करके दे दी, कि कुछ भी अपने हिसाब से दे दिया। ऐसे तो नहीं चल सकता, ऐसे आप नहीं इवैल्यूएट कर सकते विनीत जी, ये नहीं तरीका है। इसीलिए मैंने बोला कि इवैल्यूएट आप सिर्फ उन कॉपीज की बात अगर हम करें यहाँ, कि जिन लोग बच्चों ने जो कॉपीज अप्लाई किया, जिन बच्चों ने रिवॉल्यूशन के लिए अप्लाई किया, अगर हम बात करें सब बच्चों की, क्योंकि अगर आप राइट की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि 17 के 17 लाख बच्चों की कॉपीज जो है वो दोबारा से चेक होनी चाहिए, मेरा मानना ये है। लेकिन अगर उसके लिए जाते हैं तो जो आगे के एडमिशन प्रोसेस है, तैयारी नहीं करनी लेकिन एडमिशन प्रोसेस, क्योंकि वो 6 दिन का काम नहीं है या वो वीक का काम नहीं है या 15 दिन का काम नहीं है, इट विल टेक एटलीस्ट 1 मंथ, कम से कम। इससे ज्यादा ही लगेगा, 1 महीने से कम नहीं लगेगा अगर आप 17 लाख बच्चों की जो आंसर शीट है उनको चेक करने के लिए दोबारा सिस्टम को बैठाते हैं तो। और उसके बाद उसका एग्जामिनेशन अपलोड करना, ये सब चीजें प्रोसेस विल टेक प्लेस और वो टाइम बहुत किल करेगा। और उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से अब तक, क्योंकि मुझे लगता है, जो मैं आपके चैनल से बताना भी चाहूंगा,
मुझे लगता है कि जब ये पूरा मामला सामने आया था तो एजुकेशन मिनिस्ट्री को एक सर्कुलर निकालना चाहिए था और उस सर्कुलर में कहना चाहिए था कि इंडियन यूनिवर्सिटी जितनी भी हैं वो जब तक ये सीबीएसई का जो पूरा इशू है जब तक ये रिजॉल्व नहीं होता तब तक कोई यूनिवर्सिटी अपना एडमिशन प्रोसेस इनिशिएट नहीं करेगी, जो कि नहीं किया गया। और उसकी वजह से अब दोबारा से एक ऐसी परिस्थिति आ गई, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज ने कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ले लिए हैं या अंडर प्रोसेस हैं, या आज भी कुछ यूनिवर्सिटीज के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट चल रहे थे। तो अगर ऐसा हो गया तो आप अब या तो उनको सबको कहिए कि आप वापस लीजिए और आप 1 महीने बाद दोबारा उनको कहें। तो ये भी एक तरीका आपका, अगर आप कह रहे हैं जो चीज, और उसके ऊपर हम लोग कोशिश कर रहे हैं और बात भी कर रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट शायद हम लोग जाएं इस बारे पे कि सभी यूनिवर्सिटी को, भारत की सभी यूनिवर्सिटी को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है एक सर्कुलर दे, एचआरडी मिनिस्ट्री सर्कुलर दे और कहे कि जो पहले प्रोसेस अब तक हुआ है उसको आप रोकेंगे, कोई एडमिशन प्रोसेस अभी आप फॉलो नहीं करेंगे अनलेस अनटिल जब तक जितने बच्चे सीबीएसई के हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर पूरे तरीके से और साफ सुथरे तरीके से नहीं होता। दिस इज द ओनली ऑप्शन। अगर हम ये कहते हैं कि सबको हम जो न्याय दिलाने वाली बात है या ब्रोकन सिस्टम को दोबारा से ठीक करने की बात है, तो ये एक ऑप्शन जो है वो मुझे लगता है कि ओनली ऑप्शन इज दिस। किस किस्म की लीगल एड अभी आप मुहैया करा रहे हैं इन छात्रों को? मैंने देखा कि वो वेदांत श्रीवास्तव का एक मसला था जिसमें उनको पाकिस्तानी घोषित कर दिया गया, बाद में एहसास हुआ कि वो दिल्ली के हैं। उसमें आपने पूरी तरीके से वेदांत का समर्थन किया, सोशल मीडिया पर मैंने देखा, और ऐसे तमाम और बच्चे, छात्र, अब मैं देख रहा हूं डायरेक्टली आप उनके टच में हैं और उन तक आप भी पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप ये बताएं कि अब तक आपने किस किस तरीके की समस्याएं नोट की हैं। देखिए संकेत जी, अब तक जो मेरे पास जो शिकायतें आई हैं वो ब्लड कॉपीज को लेकर हैं। एडिशनल कॉपीज जो हैं वो मिसिंग हैं बच्चों की, 3 या 4 कॉपीज जो हैं या 5 कॉपीज तक जो हैं वो मिसिंग है। सिर्फ ओरिजिनल कॉपी जो एक सिंगल कॉपी होती है, मेन कॉपी, सिर्फ वो अवेलेबल है, उसके अलावा कॉपीज नहीं है। कुछ बच्चों का ऐसा है कि बच्चों का जो पेपर का पेज है उसमें उन्होंने क्वेश्चन लिखा हुआ है लेकिन दैट इज मार्क एज ब्लैंक। बेसिकली उनका नंबर नहीं दिया गया उसके ऊपर और ब्लैंक लिख के उसको छोड़ दिया गया, वहां कोई मार्किंग नहीं है, ना गलत है ना सही है वो। तीसरा ये है कि जो बच्चों ने लिखा उसके ऊपर ठीक था, वो इवन एज पर द की ऑफ सीबीएसई इटसेल्फ वो क्वेश्चंस ठीक है लेकिन उनको गलत कर दिया गया। पांचवा जो है वो रीजन ये भी है, कुछ बच्चों के प्रॉब्लम ये भी है कि जो आंसर्स थे वो 13-14 क्वेश्चंस के आंसर जो है वो चेक ही नहीं हुए पेपर के अंदर। बेसिकली उनके ऊपर कोई मार्किंग ही नहीं है, ना वो गलत हुए, ना वो सही हुए, ना वो ब्लैंक हुए। कुछ बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि जैसे एक बच्चा जो है मोक्ष यादव जो है, एक बच्चा है और एक इंदौर की बच्ची है, उन दोनों बच्चों के भी वेदांत जैसा इशू है, उन बच्चों को भी वो पेपर दे दिए गए जो पेपर उनके हैं ही नहीं। तो ये अलग अलग तरीके के इश्यूज जो हैं वो है। अब यहाँ पे बात आती है सबसे पहले कि जो बच्चे जिनको मार्क्स नहीं मिले या एग्जामिनेशन जो है उनका चेक नहीं हुआ पेपर पूरे तरीके से या ब्लैंक कर दिया गया, उसके लिए अभी विंडो खुली है। जिन लोगों ने अप्लाई किया कॉपी के लिए या रीएवल्यूशन जो है उन्होंने अप्लाई किया है, कैलकुलेशन होगी या रीचेकिंग के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए अभी विंडो खुली है, तो वो वहाँ पे रिजॉल्व होगा इशू। और उन सबको मैंने कहा है, काफ़ी लोगों का ये इशू था, तो मैंने कहा है कि अगर आपको लगता है फिर भी आपका इशू रिजॉल्व नहीं हो रहा तो विल प्रोवाइड फ्री लीगल एड। कोई पैसा हम किसी से नहीं ले रहे हैं इस पूरे मामले में। अब तक 5 लीगल नोटिस मैंने पहले ही बताया कि हम लोग सीबीएसई को दे चुके हैं ऑन अ डिफरेंट एस्पेक्ट। किसी से कोई चार्ज नहीं ले रहे और कोशिश यही कर रहे हैं कि बच्चों की काउंसलिंग, बच्चों की लीगल हेल्प, और अगर कोर्ट जाना पड़ा बच्चों के लिए तो हम लोग वो भी जाने के लिए तैयार हैं और वी आर नॉट चार्जिंग इवन अ सिंगल पेनी फॉर एनीवन। आपने ये जो लीगल नोटिस दिया है एजुकेशन मंत्रालय और सीबीएसई को, इस लीगल नोटिस में आपने क्या लिखा है? देखिए, इस लीगल नोटिस के अंदर 3-4 चीज़ें हैं। पहला तो एक इशू है, जैसे मोक्ष यादव की मैंने यहाँ पे बात की, उसका इशू है कि उसको कॉपी नहीं मिली है। तो हमने उनको कहा है कि विद इन 2 डेज आप सबसे पहले बच्चे की कॉपी प्रोवाइड कराइए, क्योंकि उससे पहले उसके मार्क्स हैं नहीं है या गलत है या सही है कुछ नहीं कह सकते। तो हमने 2 दिन का उनको टाइम दिया है कि 2 दिन में आप बच्चे की कॉपी प्रोवाइड कराइए बच्चे को, सो ही कैन एवलुएट हिज ऑन कि भाई वो चीज़ें हुई ठीक हैं या नहीं है। क्योंकि उसका कहना ये है जो पेपर है उसके अंदर हाफ ऑफ द पेपर इज ब्लैंक। उसने कहा है कि मैंने पूरा पेपर लिखा है, वहां पे ब्लैक इंक जो है वो यूज की गई है। उसने कहा है कि मैंने ब्लैंक इंक यूज ही नहीं की, मेरे पास ब्लू पेन था और ये मेरी राइटिंग नहीं। उसने कंपैरिजन में एक अलग पेपर दिया है और अपना जो उसका जो पेपर उसको प्रोवाइड किया गया है वो राइटिंग जो है टोटली डिफरेंट।
है उसमें, फर्स्ट पेज उसी का है, लेकिन आफ्टर दैट ऑल द पेजेस आर द डिफरेंट वन। सबसे पहला एक ये इशू है। दूसरा इशू है जिन बच्चों की चेकिंग नहीं है, उसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया है सीबीएसई को और एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी कि जितने बच्चे अब आपको अप्लाई कर रहे हैं रीचेकिंग के लिए, उनकी मैनुअल चेकिंग हो। जैसा कि आपने भी अभी बात की, हम लोगों ने कहा है कि रीचेकिंग उनकी जो है वो मैनुअल हो, क्योंकि पहले ही अगर जो ऑन स्क्रीन मार्किंग के अंदर इतनी डिफिकल्टीज आई हैं या इतनी डिस्क्रिपेंसीज हैं, तो अब वो मौका जो है वो कम से कम ना मिले। तो ये दो तरीके के नोटिस जो है वो हमने अब तक दिए हैं, जो सीबीएसई और एजुकेशन मिनिस्ट्री को दिए हैं। तो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि दोनों चीजों की एक की विंडो चली गई है। एक इशू और हमारे पास अभी आया है कि कुछ बच्चों ने ट्राई किया लास्ट 26 जो कल की डेट थी, जब तक विंडो खुली थी कॉपीज के लिए अप्लाई करने की, तो वो जो कॉपीज के लिए अप्लाई करनी थी, मेरा जो नॉलेज में आया है कि वो कल तक भी वेबसाइट जो थी वो पूरी तरीके से काम नहीं कर रही थी। ऐसे कई बच्चे थे जो लगातार ट्राई कर रहे थे कॉपी को पाने के लिए, उन्होंने पैसे पे करने की कोशिश की, पैसे पे नहीं हुए, या जो साइट थी वो हैंग कर गई, इस तरीके के इश्यूज हुए हैं। तो मैंने एक दो बच्चों को बोला है कि आप स्क्रीनशॉट भेजिए उस पर्टिकुलर टाइम लाइन के साथ कि भाई आपने ये 26 को किया था, और अगर नहीं चल रही तो वी आर ऑल्सो आस्किंग फॉर रीओपनिंग ऑफ दैट विंडो फॉर एटलीस्ट 3 days इन अ सिंगल टाइम विद अ शेड्यूल, कि भाई बच्चे अगर जो चाहते हैं वो दोबारा से अप्लाई करें और अपनी कॉपी एटलीस्ट सबसे पहले प्रोवाइड अपने पास लें और उसको फिर रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर पाए। एक आदर्श स्थिति में अगर अदालत ये पिटिशन बन करके पहुंचता है मामला, मैं लीगल नोटिस की बात नहीं कर रहा हूं, एक पिटिशन बन करके जाता है, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं एक आदर्श स्थिति में सीबीएसई और एजुकेशन मंत्रालय को लेकर के ये पिटिशन क्या हो विनीत जी, कि क्या री एग्जामिनेशन तो खैर आपने बोल दिया कि नहीं, जब बच्चे दे चुके हैं, बच्चों के लिखने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, जांचने में दिक्कत हुई है, तो आपको लगता है कि कोर्ट के संज्ञान में यह बात आनी चाहिए कि जांचने की प्रक्रिया दोबारा होनी चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बारे में हम लोग पहले ही सोच चुके हैं, और अगर जाना पड़ा तो हम दो चीज़ों के ऊपर जाएंगे। सबसे पहले तो एचआरडी मिनिस्ट्री को एक सर्कुलर जारी करने के लिए डायरेक्शन हम सीख करेंगे कि जितनी यूनिवर्सिटीज जो है भारत की स्पेशली, उन सबको एडमिशन प्रोसेस जो है रोकने की बात सबसे पहले की जाए, जब तक सीबीएसई का ये पूरा इशू जो है वो रिजॉल्व ना हो। जब तक एक बच्चे का भी अगर रिजल्ट पेंडिंग है या गलत है, तो तब तक ये जो एडमिशन की प्रक्रिया है उसको रोका जाए, सबसे पहली बात। दूसरी बात, सीबीएसई को हम डायरेक्शन चाहते हैं कि जितने भी बच्चे अब अप्लाई कर रहे हैं, उन बच्चों की जो मार्किंग जो है वो अब मैनुअल मार्किंग हो, ऑन स्क्रीन मार्किंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। जब क्योंकि पहले ही हम लोग देख रहे हैं कि इतनी डिस्क्रिपेंसी है, तो मुझे लगता है कि ये दो चीजें जो हैं अगर होती हैं तो ज्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा। और इसके बाहर मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चा जो है इस डोमेन के बाहर चाहेगा, और इससे ज्यादा अच्छा रिलीफ इस पोजीशन पे मुझे लगता है कि कोर्ट से सीख नहीं किया जा सकता। तो आप ये कह रहे हैं कि 4,04,000 बच्चे जिन्होंने ये अर्जी दाखिल की है, जिसमें 11,31,000 कॉपियां जांचने और उनकी स्कैन कॉपी देने की मांग की है, इसकी मैनुअल मार्किंग होनी चाहिए, ना कि 18 लाख बच्चों की सारी कॉपीज की मैनुअल मार्किंग हो। बिल्कुल संकेत जी, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, मुझे नहीं लगता, और अगर ऐसा करा जाता है तो उसका असर पड़ेगा जो आने वाला जो एकेडमिक ईयर है पूरा यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, उसको लेकर। तो नहीं, लेकिन विनीत जी आप ये भी तो देखिए, कितने सारे ऐसे छात्र होंगे जो एक फॉल्टी वेबसाइट की वजह से ये मांग ही नहीं पाए होंगे, और अभी अगर वेबसाइट दोबारा खुलेगी, अगर ये 4 लाख से बढ़ करके फिगर 6 लाख, 7 लाख, 18 लाख बच्चों के एग्जाम में 4 लाख अगर डाउट कर रहे हैं सिस्टम को, 4 लाख बहुत बड़ी संख्या होती है, ये बहुत बड़ा एरर रेट है, और वो और भी बढ़ सकता है। बिल्कुल संकेत जी, और बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस पोजीशन में इस चीज को करना कि 18 के 18 लाख बच्चों का पेपर चेक किया जाए, और मुझे लगता है इसकी पूरी जिम्मेदारी, अब इसके अंदर एक चीज और मेरे पास एक सजेशन आया था कि जो बच्चे जिन्होंने अप्लाई नहीं किया या अप्लाई नहीं कर पाए, उनको एक पर्टिकुलर चीज को देखते हुए, उनके एग्रीगेट को देखते हुए सीबीएसई एक सर्कुलर जारी करे कि उनको हम एडिशनल नंबर्स, चाहे वो ठीक थे चाहे वो नहीं थे, क्योंकि खामियाजा बच्चों को नहीं भुगतना चाहिए इन एनी ऑफ द मैनर। अब वो बच्चे दोनों तरीके के हैं, जिन्होंने अप्लाई किया या नहीं किया, या अप्लाई कर पाए या नहीं कर पाए, तो उनको एक ब्रैकेट के साथ उनको कुछ मार्क्स जो हैं वो ऐसे एलोकेट किए जाएं, एडिशनल मार्क्स, जिससे कम से कम एक हेल्पिंग हैंड हो उनके लिए कि अगर कोई बच्चा जी के अंदर क्वालिफाई नहीं कर पा रहा 75% के ब्रैकेट की वजह से, और वहां वो वैसे एंट्रेंस में निकल चुका है,
और यहाँ ब्रैकेट की वजह से नहीं कर पा रहा, उसका 73 या 72 या 71% मार्क्स है, तो एटलीस्ट उसको वो अपॉर्चुनिटी नहीं जानी चाहिए जो उसके हाथ से, उसकी वजह से, जो सीबीएसई की जो गलती है उसकी वजह से। तो इस तरीके की चीजें हैं अलग अलग। तो वी हैव बीन वर्किंग अपॉन दिस इशू ऑल्सो कि क्या प्रेयर जो है और एडिशनल प्रेयर जो है हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। एंड यू हैव अ वेरी गुड आइडिया कि अगर ऐसा हो पाए कि 1 महीने में, क्योंकि ये डिपार्टमेंट बता पाएगा कि कितनी जल्दी इस चीज को करने के लिए इफेक्टिवली, ऐसा ना हो कि हम जाएं सब जो लोगों के लिए और वो जो हम ऑन स्क्रीन मार्किंग जो हमने देखी उसी तरीके की कोई नई चीज हमारे सामने आ जाए। तो इससे अच्छा ये है कि जो बेस्ट ऑफ इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिस्टम और इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं, उसके लिए हम लोग जाएं और एक अच्छा रिलीफ बच्चों के लिए यहाँ पे सिक्योर कर पाए। जी विनीत जिंदल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं बच्चों के हित में और अभिभावकों के हित में, इस तरीके का काम, इट्स ह्यूमन सर्विस। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए विनीत जी, थैंक यू। धन्यवाद।